से होने वाली मौतों ने देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस दौरान सरकारों और प्रशासन की पोल पट्टी भी खुल गई है। हालत यह है कि शवों को शमशान तक ले जाने के लिए भी गाड़ियों की कमी पड़ गई। कितनी शर्म की बात है कि राजस्थान की सिरोही में एक बुजुर्ग महिला के शव को कचरा ढोने वाली गाड़ी से शमशान ले जाना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि महिला कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। कोरोना काल की तस्वीर शर्मसार करने वाली है। जिस गाड़ी से नगरपालिका कचरा फेंकने का काम लेती है, उसी गाड़ी से एक बुजुर्ग का शव शमशान ले जाया जा रहा है। ये संसाधनों के चूक जाने का नहीं, बल्कि संवेदना के सूख जाने की निशानी है। अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई और अस्पताल ने शव को घर भिजवा दिया। हालांकि महिला कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन कोरोना के डर से बेटे और परिजनों ने शव को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। शव देर तक यूं ही रखा रहा और आखिरकार पड़ोसियों ने नगर पालिका को इस मामले की जानकारी दी। नगर पालिका के अधिकारियों की संवेदना और समझ देखिए कि उन्होंने कचरा उठाने वाली गाड़ी भेज दी। पीपी किट पहने हुए कर्मचारी आए और शव को सामान की तरह उठाकर ट्रॉली में डाल दिया। शव को शमशान तो पहुंचा दिया गया, लेकिन सवाल ये था कि महिला का अंतिम संस्कार कौन करे। नगर पालिका अध्यक्ष ने महिला के बेटे और परिजनों को समझाया, कुछ नहीं होने का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर वो शमशान घाट आने को तैयार हुए और किसी तरह महिला का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन शव लाने के लिए कचरा गाड़ी क्यों भेजी गई, इसका जवाब भी कम हैरान करने वाला नहीं है। अस्पताल में इंतजाम नहीं था, शमशान घाट के पास शव लाने की गाड़ी पहले से नहीं है, और रही बात नगर पालिका की, तो उसके पास कचरा गाड़ी ही मौजूद थी। एक ऐसे दौर में जब जिंदगी मौत के आगे लाचार है, प्रशासन और अधिकारियों की संवेदनहीनता हैरान और शर्मसार करने वाली है। सिरोही में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। लगातार केसेज जरूर जिले में बढ़े हैं, क्योंकि हमने हर एरिया से सैंपलिंग कराई है। एवरेज हम 1000 से ऊपर सैंपल जिले में ले रहे हैं। भले ही पॉजिटिव केसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन केस जब पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिछले साल की तुलना में ये जो कोरोना का फिलहाल जो चल रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा हानिकारक है शरीर के लिए। इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल सडन फॉल हो रहा है, तो निश्चित रूप से सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। शिकायत है कि मरीज के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, यहाँ तक कि शवों को शमशान ले जाने के लिए भी शायद कचरा गाड़ी का ही सहारा है। एक और कोरोना के बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी। ये एक ऐसी तस्वीर है जिससे देश के अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले एक साल से कोरोना के खिलाफ तैयारी कर रहे देश में मेडिकल संसाधनों की कमी कैसे पड़ गई, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है और वहीं ऑक्सीजन की सप्लाई की सबसे ज्यादा कमी बताई जा रही है। हालात ये हैं कि मुंबई के एक अस्पताल में एक मरीज की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। कोरोना काल की तस्वीर देश कभी नहीं भूल पाएगा। मरीज अस्पताल के बाहर व्हीलचेयर पर बैठा है और उसे पोर्टेबल ऑक्सीजन दी जा रही है। सांस लेने में आ रही दिक्कत के बाद दीपक महात्रे को बांद्रा के इस अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहाँ न तो बेड था और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। घर वाले जो इंतजाम कर सकते थे वो उन्होंने किया। नहीं बोल रहे ऑक्सीजन ही नहीं है तो एडमिट नहीं करेंगे सर। और अभी एक आप लोग कैन से क्या दे रहे हैं? वो ऑक्सीजन पंप है पोर्टेबल, वो उनको तब तक फिलहाल के लिए दे रहे हैं। और बातचीत हो रही है, क्या बता रहे हैं? बाकी उनको दम लग रहा है, मतलब श्वास लेने के लिए। बीएमसी वाले क्या बोल रहे हैं? बीएमसी वाले को मैंने अभी फ़ोन किया था, लगातार 8:30 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने बोला अभी किधर भी अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन, तो बोले कि आपको कॉल करूँगा, ऐसा बोला। अभी तक कॉल मतलब उन लोग से तरफ से नहीं आया है, मैं खुद कर रहा हूँ। अभी भी फ़ोन कर रहा हूँ तो अभी भी नहीं है उनके पास अवेलेबल ऑक्सीजन लेवल। लेकिन दीपक महात्रे को बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। काफी देर तक वो सांसों से संघर्ष करते रहे, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिली। किसी दूसरे अस्पताल से भी इंतजाम नहीं हुआ और दीपक महात्रे ने दम तोड़ दिया। मुंबई के कई इलाकों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। बताया जा रहा है कि 168 कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। कि बीएमसी ने कल ऐसे 160 के ऊपर ऐसे पेशेंट्स थे जिन्हें बाबा हॉस्पिटल, बांद्रा, कुर्ला, ऐसे कई 6 अलग अलग हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिप्लीटिंग था। वो इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खास नहीं था, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, जिसके चलते उन्हें दूसरे बड़े सेंटर्स पे शिफ्ट किया गया है, ये पता चल रहा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में मरीजों के परिजन ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी ऐसी है कि मरीजों को मजबूरी में घर पर रखा गया है। सुबह से परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
दिक्कत तो ऐसा है, बीमारी एक ही है लेकिन इलाज कहीं नहीं है। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फ़ोन करते तो बोले आपके पास बेड है तो ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मतलब लेकिन लाए तो लाए कहाँ से? आज 8 दिन से मैं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए घूम रहा हूँ। सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए चिट्ठी भी लिखी। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। और मैं आपको बता सकता हूं कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां मुश्किल से 3-4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी गई, सप्लाई नहीं की गई तो। महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह हालात मध्य प्रदेश में भी चिंताजनक हैं। बताया जा रहा है कि शहडोल के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं होने से 12 मरीजों की मौत हो गई। रात में ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर काफी कम हो गया और आईसीयू में भर्ती मरीजों की मौत हो गई। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो खत्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी खत्म हो गई। ऑक्सीजन को लेकर हालात यूपी में ठीक नहीं हैं। लखनऊ के नादरगंज ऑक्सीजन प्लांट के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारें नजर आईं, लेकिन कई घंटों तक इंतजार के बाद भी सिलेंडर हासिल नहीं हुआ। सरकारी गाड़ियों में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट गाड़ियों में जा रहा है। इधर डालो। सरकारी गाड़ियों में मना कर रहे हैं। लोगों की जान बचाने में 108 और 102 एम्बुलेंस की अहम भूमिका होती है, लेकिन हालात ये है कि उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है। समझा जा सकता है कि कोरोना मरीजों को किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के कंटेनर उन जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है जहां इसकी कमी है, लेकिन कह पाना मुश्किल है कि अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन कब तक मिल पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में जब हाहाकार मचा है, जरूरत एकजुट होकर काम करने की है, लेकिन इसे लेकर भी महाराष्ट्र में सियासी महाभारत हो रही है। इस ईयर का बीच में चल रहा था प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राज्य सरकार ने भी अच्छे कदम उठाए और केंद्र सरकार के माध्यम से भी निर्णय हुए। मनसुख भाई मांडविया जी ने 2 दिन पहले ही बताया कि अभी जो एग्जिस्टिंग रेमडेसिविर के जो सप्लायर है 7 कंपनी है, वो 38 लाख वायल्स पर मंथ का प्रोडक्शन करते हैं। अभी 7 और लोकेशन को उन्होंने परमिशन दिया। 10 लाख वायल्स पर मंथ का प्रोडक्शन अभी हो रहा है और आने वाले 6 महीने में और 30 लाख वायल्स पर मंथ का प्रोडक्शन होने वाला है, यानी कि 80 लाख वायल्स पर मंथ का प्रोडक्शन अभी आने वाले 3-4 महीने में होगा और वो सब पेशेंट को उपलब्ध हो जाएगा। तो 5 मार्च से महाराष्ट्र में कोविड सूचांक ऐसा जा रहा है, मृत्युआंक बढ़ते जा रहा है, लेकिन 40 दिन तक ठाकरे सरकार सो ही रही, कुछ नहीं किया। न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर, न आईसीयू, न हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाना, और अब स्वयं कुछ करते नहीं है, सिर्फ लोगों को जेल में डालना, दूसरों को, केंद्र को बदनाम करना। ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों न की उद्धव ठाकरे साहब ने? रेमडेसिविर के लिए बातें नहीं की, कुछ नहीं किया, और अभी कभी चाइना को बदनाम करता है, कभी नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, तो कभी पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव, उसके लिए महाराष्ट्र में कोविड बढ़ रहे हैं क्या? अभी तो ठाकरे सरकार ने जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। महाराष्ट्र में बवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी की सरकार का आरोप है कि इस मामले में महाराष्ट्र के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उल्टे उद्धव सरकार को निशाने पर लिया। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं, लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति का, इनको नरेटिव सेट करना, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया। उनको मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया, वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ। कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के एफडीए ने निकाला, वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के एफडीए ने निकाला है।
तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय ये है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर रहे हैं, पर इनको उससे लेन देन इनको राजनीति कर जमाखोरी कर रहे हैं, उनके साथ बीजेपी खड़ी है। और महाराष्ट्र को जो हम कह रहे थे कि रेमडेसिविर बड़े पैमाने पे ना मिले, जिसने कहा था कि हम देने के लिए तैयार हैं, दे नहीं रहा है और उसी की वकालत बीजेपी कर रही है। कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है, अब ये साफ होने लगा है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग को देखते हुए उसका उत्पादन तेज कर दिया गया है और हालात बहुत जल्द कंट्रोल में होंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया। जो 5,000 और 5,000 से ज्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 25,500 के करीब केस सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 30% तक जा पहुंचा है। हालांकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकारें अलर्ट हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे इसकी रफ्तार यानी कि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज पुलिस चौकस दिखी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इरादा है कि ऐसी सख्ती से कोरोना की रफ्तार कंट्रोल की जाए। ये दिल्ली के 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कनॉट प्लेस, बाराखंबा, मिंटो रोड, आनंद विहार, एम्स और सेंट्रल दिल्ली में क्या हाल रहा, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू यानी कि सैटरडे संडे टोटल सब कुछ बंद, ये कर्फ्यू लगाया गया था और इसका एक प्रभावी असर भी दिल्ली में देखने को मिला है। लेकिन दिल्ली में हालात तो खराब हैं। यहां तक कि आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर को अपने ही अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको इलाज की काफी सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर मनीष जांगड़ा बता रहे हैं कि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन उन्हें अपने ही अस्पताल में, एक डॉक्टर को अपने ही अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं आरएमएल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। यहाँ पे मुझे बेड नहीं मिल रहा है। यहाँ का डॉक्टर होने के बावजूद भी वीआईपी लोगों ने बेड भर रखी है। यहाँ पे वीआईपी लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ के डॉक्टर तो कोई नहीं पूछता है। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर तड़पते मरीज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखा कि कैसे मरीज की परेशानी देख उनके परिवार वाले ऑक्सीजन लगाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ये कहते नजर आए कि ऑक्सीजन लगाना उनका काम नहीं है। ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे ऑक्सीजन किसके अंडर में? ऑक्सीजन डिपार्टमेंट कौन? ऑक्सीजन किसके अंडर में है? बोलो बोलो, मास्क लगाओ, बोलो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन? ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे डॉक्टर साहब? तुम्हारे सामने है भाई, जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने है। मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा है? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। पता आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपको नहीं मालूम तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या इनके अलावा, मेरे अलावा, डॉक्टर के अलावा नर्सिंग है यहाँ पे, एनओ है, उन सबका काम है। करो पेशेंट है बदतमीजी कैमरा हाथ में डालो। कैमरा आपका नाम क्या है आपका? देखो ये किस तरीके से मेरी तड़प रहा है यहाँ पे जब सर्विस हॉस्पिटल के अंदर, बताइए। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 25,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में मरीजों के लिए अस्पतालों में बेसिक सुविधाओं की भी कमी पड़ गई है और इन बेसिक सुविधाओं में सबसे अहम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत गंभीर रूप से
बीमार मरीज को सबसे पहले पड़ती है और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की कई सारी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और इसके लिए वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की अगर बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है ताकि देश भर में जहां जहां ऑक्सीजन की किल्लत हो वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाए जा सके। बहरहाल सरकारों की ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, जो अपने आप में बेहद डरावनी बात है। कैमरामैन मनीष खैर के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और मसला सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, दिल्ली में रेमडेसिविर भी नदारद बताई जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए जरूरी ये इंजेक्शन दिल्ली के बाजारों से गायब है, नहीं मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 24,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और जिसका असर अब साफ तौर पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं या हेल्थ केयर सिस्टम पर देखा जा सकता है। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली की यूसुफसराय मार्केट में और यहाँ पर कई सारी केमिस्ट की शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर सभी दुकान वालों ने एक नोटिस लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू, ये दो दवाइयां जो कि इमरजेंसी यूज के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं कोविड पेशेंट्स के, वो दोनों अवेलेबल नहीं हैं और उसके लिए कृपया पूछताछ ना करें। सिर्फ यही दुकान नहीं, यहाँ पे तमाम जितनी दुकानें हैं वहां पर आपको इसी तरीके के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें साफ तौर पर लोगों से कहा गया है कि वो दुकान में ना एंटर करें क्योंकि वहां पर ये दवाई उपलब्ध ही नहीं है। तो दिल्ली के अंदर फिलहाल जो स्थिति है, दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी है, दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है, दिल्ली के अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट दवाइयां थी, इंजेक्शन थे, वो भी अब अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन के कई जगहों पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, कई लोगों को फोन कर रहे हैं, लेकिन ये दो दवाइयां अब फिलहाल लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिए हैं कि जो लोग इन दोनों दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और इस आपदा में भी अफसरों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। सर, एक दिन में कितने लोग आते होंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर? 40 से 50 लोग कम से कम, और तकरीबन 40 से 50 फोन कॉल्स भी आते हैं। अभी जो हालात हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर स्थिति को संभालने के लिए ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार के अलावा लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। कोविड का जो सावधानियां हैं उसको बरतना होगा, अन्यथा दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ने में अब बहुत समय नहीं रह गया है। मैं राहुल गौतम, विजय जैना के साथ, इंडिया न्यूज के लिए।